नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 1991 से लेके 2021 तक उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में भारतीय संस्कृति जो टॉपिक है उससे पूछे गए सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हालांकि इससे पहले मैं भारतीय इतिहास के लगभग 3 वीडियो कर चुका हूं जिसमें अप्रोक्स ऑन एन एवरेज हमने 100+ क्वेश्चंस तीनों वीडियोस में कवर किए थे। ठीक है, तथा जो पर्यावरण टॉपिक है उसके भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ में यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति। ठीक, तो भारतीय संस्कृति में पहला क्वेश्चन है, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच फैमिली? ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन कंट्री, इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उससे संबंधित। ठीक है, वहीं इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंडो आर्यन भाषा समूह इंडो यूरोपीय परिवार से संबंधित है और हिंद यूरोपीय भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा परिवार है यह। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी व रूसी है। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया है? मतलब उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के चयनात्मक मिश्रण से किस मंदिर शैली का निर्माण किया गया? बेसिकली देखिए, ये कहना ये चाहता है कि उत्तर भारतीय जो मंदिर शैली है और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, इन दोनों के मिश्रण से कौन सी शैली का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बेसर शैली। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित है। विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित है। मध्य भारत और कर्नाटक के मंदिरों में प्रायः बेसर शैली मिलती है। चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था। अगला क्वेश्चन, हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1986। ठीक है, हम्पी साम्राज्य की अगर बात की जाए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1340 में हुई थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह भारत में के वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है, यानी कि मोन खमेर किस भाषा ग्रुप से संबंधित है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेल सॉरी ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, मोन खमेर भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में चीन और इंडोनेशिया से के बीच स्थित देशों में दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली 169 भाषाएं शामिल हैं। भारत के निकोबार द्वीप समूह की पश्चिमी भाग में भी ऐसी ही भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? आप सभी को पता है मकर संक्रांति बेसिकली 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो सर्दियों के महीने के अंत एवं लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। खिचड़ी मेला, बेसिकली आप अगर खिचड़ी मेले की बात करें, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी जो गोरखनाथ जो मंदिर है, जहाँ के महंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वहाँ पे खिचड़ी मेला बहुत ज्यादा प्रचलित है और खिचड़ी महोत्सव भी वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार का हो जाएगा। लोहड़ी पंजाब से संबंधित है, हरियाणा भी इसमें आ जाता है। पतंग महोत्सव की बात करें तो पतंग बेसिकली ये गुजरात से संबंधित हो जाएगा। और पोंगल
तमिलनाडु से संबंधित, यानी कुल मिला के ये खिचड़ी उत्सव है, लोहड़ी उत्सव है, पतंग महोत्सव है और पोंगल महोत्सव है, ये सभी मकर संक्रांति का ही अलग अलग स्टेट में ये नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? आपके ऑप्शन है कोडियाट्टम, अंकिया नाट, भावना, यक्षगान और संकीर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संकीर्तन। ठीक है, इसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है, ये हो जाएगा आपका कीर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति है जो कथक नृत्य का एक पारंगत कह सकते हैं कि नर्तक है? ठीक है, वो हो जाएंगे आपके पंडित बिरजू बिरजू महाराज। यहाँ पे कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी दिए गए, जहाँ पे पहला है आपका सोनल मानसिंह, ये हो जाएंगे आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित। मल्लिका साराभाई, ये है आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित। पंडित बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित हैं। और उदय शंकर, ये आधुनिक नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं, उदय शंकर। तो बेसिकली पंडित बिरजू महाराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इस वजह से ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बेसिकली लक्षद्वीप के लोग मलयालम बोलते हैं। ये पहला तो पॉइंट आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में ये 2019 के एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप के लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो सीधी सीधी आपकी हो जाएगी मलयालम। ठीक है, और वहीं दूसरा पॉइंट है कि मलयालम के अलावा ये दूसरी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए तमिल, बंगाली और हिंदी नहीं, बल्कि ये महल करके कोई एक लैंग्वेज होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू का भी प्रयोग करते हैं। परंतु जो मेजोरिटी लेवल है, सपोज मान लीजिए कि 80% लोग मलयालम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए लोग हैं उसमें भी मान लीजिए 15% लोग जो है वो जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो 5% लोग बचे हैं, उसमें कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तमिल, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ये आपका हो जाएगा घुमुरा। ये पुलिस कांस्टेबल 2019 के पेपर में पूछा गया है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ये घुमुरा हो जाएगा। पुलिकट्टी के बारे में अगर बात की जाए तो केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है ये पुलिकट्टी केरल। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो कालीकट पे बंदरगाह पे कालीकट पे ही आया था ना हमारा, वो क्या नाम, हमारा तो नहीं, पुर्तगाली जो यात्री था, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा। ठीक है, तो वो केरल के कालीकट पे आया था, तो कालीकट से पुलिकट वो केरल राज्य का हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर ये एक तरीके से कह सकते हैं कि लोक नृत्य किया जाता है। राउत नृत्य, राउत नाच, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो यादव समुदाय है, इसके द्वारा दीपावली के त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, अगला डालू कुनीता, ये भी एक नृत्य है जो कि कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि ढोल की धुन पर किया जाता है। ठीक है, राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का जो अहीर समुदाय है वो करता है। डालू कुनीता ये कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखें। तो राउत नाच छत्तीसगढ़, पुलिकट केरल, घुमुरा ओडिशा और डालू कुनीता ये कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बगरू डॉट 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 के हाथ में छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू बेसिकली हो जाएगा आपका राजस्थान से संबंधित। तो बगरू राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के में हाथ छपाई का एक प्रसिद्ध केंद्र में से एक है। और बंगलू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर छिपा समुदाय के लोग कई वर्षों से प्राकृतिक तरीकों से ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ये बेसिकली आपका हो जाएगा वृषभ यानी कि बैल। ठीक है, तो पोला जो त्योहार है इस पे ये पहले तो ये है कि पोला त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो पोला त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पोला त्योहार पे किस जानवर की पूजा की जाती है? तो आपका हो जाएगा वृषभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 पे 27 जनवरी को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहां के किसानों द्वारा सावन मास में पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योगिनी
व पशुधन का पूजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, बिहू, कथकली, गरबा। देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। बिहू असम का हो जाएगा, ठीक है। और जो कथकली है, कथकली केरल से संबंधित है। और गरबा, गरबा आप सभी को पता है गुजरात से ही संबंधित है, ठीक है। तो बिहू बेसिकली असम का हो जाता है। यहाँ पे नीचे पॉइंट्स भी दिए गए, देखिए, बिहू असम, नौटंकी उत्तर प्रदेश, कथकली केरल और गरबा गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेखला चादर, यह है राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला बेसिकली ये एक चादर होती है जो कि असम की जो महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं, ठीक है। मेखला चादर साड़ी का एक प्रकार है जो असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है जो दो कपड़ों में, या कह सकते हैं 2 पीस का बना होता है तथा विशेषकर रेशमी धागों से बुनी जाती है। मेखला चादरों पर सजावटी डिजाइन बुने होते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। ये आपका हो जाएगा पुणे, ठीक है। भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इसे आर्य संगीत प्रसाद मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो अरविंद पारीख जी हो जाएंगे सितार से संबंधित, ठीक है। अरविंद पारीख सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं तथा जाकिर हुसैन ये तबला वादक। तो जाकिर हुसैन और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये दो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चेम्मा चेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक है? ठीक, तो ये बेसिकली आपके हो जाएंगे कथकली के। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, एक बार देख लेते हैं आगे चल के, ठीक है। चेम्मा चेरी कुम्ही नारायण नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेखनीय नृत्य है। कथकली मुख्यतः केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ... के समान होता है। ये बेसिकली हो जाएगा आलापना, आलाप से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? ये हो जाएंगे आपके रहीम जी, ठीक है। रूमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और ये मुगल बादशाह अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, ठीक है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे, ठीक है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहाबली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, बरवय, नायिका भेद आदि प्रमुख हैं, ठीक है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? तो गणित सार संग्रह ये जो पुस्तक है ये बेसिकली लिखी गई थी महावीराचार्य के द्वारा। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें इन्होंने लासापा निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया है, ठीक है। वहीं बात करी जाए भास्कराचार्य की, तो इन्होंने 12वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जो भास्कराचार्य जी थे वो 12वीं शताब्दी में पथ प्रदर्शक रहे थे और 9वीं शताब्दी में वो रहे थे, ठीक है। गणितज्ञों की एक लंबी परंपरा के उत्तराधिकारी थे और उज्जैन स्थित वेधशाला के मुखिया थे। इन्होंने लीलावती और बीजगणित जैसी गणित की प्रमुख पुस्तकों की रचना की और सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका हो जाएगा चिक्का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2018 के जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया है। चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो चंद्रबरदाई, ठीक है। इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी बोला जाता है, यहाँ लिखा भी है। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं और पृथ्वीराज रासो में बेसिकली इनके मित्र थे चंद्रबरदाई जी, ठीक है। और उनके द्वारा ही ये इस पुस्तक को लिखा जाता है। इसमें
दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में वर्णन किया जाता है, या मतलब उन्हीं के जीवन पर आधारित एक तरीके से कह सकते हो आप। ये पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसमें उनके जीवन चरित्र का पूरा वर्णन है और इनके बचपन के मित्र थे, यहाँ पे लिखा है देखिए। इनके इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज की युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला डॉट 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 काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। तो मथुरा कला कला बेसिकली जो कुषाण काल आया था, ठीक है, उस टाइम पे अपने चरमोत्कर्ष पे थी। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान अपनी चरम अपनी चरम पे थी, ठीक है। यह कला गांधार परंपरा से प्रभावित थी, जो कि इसकी मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। इस कला पद्धति ने बुद्ध को एक त्रिआयामी प्रभाव और उत्साही स्वरूप प्रदान किया था, ठीक है। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से उनकी जो वेशभूषा है वो साड़ी नहीं है, वो बेसिकली उनकी जो मुख्य वेशभूषा की अगर बात की जाए तो शॉल और स्कर्ट, जो कमीज वाली कमीज बिना कॉलर वाली और ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो आपको पता ही, चूंकि वो आप उत्तर प्रदेश से तो आपको पता ही होगा, साड़ियां पहनती हैं। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं वो भी साड़ी पहनती हैं। आंध्र प्रदेश, अगर दक्षिण भारतीय क्षेत्र में आप जाएं तो वहां की महिलाएं भी साड़ी पहनती, किंतु अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां की महिलाएं प्रॉपर साड़ी नहीं पहनती हैं, ठीक है। और ये पहनती जो है वो बेसिकली एक अपना शॉल और स्कर्ट तथा कमर पर एक कपड़ा बांधती है जिसे मुशाइक कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी परिधान पहनती हैं, ठीक है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चरकुला नृत्य ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि ब्रज क्षेत्र में बेसिकली किया जाता है। यहाँ पे चरकुला से आप समझ सकते हैं कि ये एक चौकोर कह सकते हैं कि जो चक्र होता है उस तरीके से उसके ऊपर घड़े रख के उस पे नृत्य किया, मतलब कि एक पहिए टाइप का एक चौक, मतलब कि गोलाकार वृत्ताकार एक पहिया होता है, उसके ऊपर जो मटके होते हैं घड़े घड़े रख के, ठीक है, उस पे नृत्य किया जा, मतलब उसके ऊपर घड़े रखे जाते हैं। उसके बाद में उस पहिए को या उस गोले को अपने सर पे रख के इसको नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे घड़ा नृत्य है। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसको सर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपके अगर आपने जो भारतीय करेंसी है उस पे भी आपने देखा होगा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है, ठीक है। इसके अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी पुरी जिले में कोणार्क नामक जो जगह है वहां पे स्थित है। और इसे लाल बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को ने सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये और पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भारत के किस मंदिर को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक का, सॉरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली बेसिकली आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और यह केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय बल बल्लतोल नारायण मेनन को है और इसमें नृत्य और संगीत का अनोखा मिश्रण है, जिसके प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टी स्वरूप, कुरूप शांताराव, शंकरन नंबूदरीपाद, मृणालिनी साराभाई और आनंद शिवरामन सिंह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका हो जाएगा भोपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य भाषाओं लोगों की भाषाओं में से यह भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी और वह भाषा आपकी हो जाएगी हिंदुस्तानी, ठीक है। ये बेसिकली हिंदी और उर्दू भाषा का कह सकते हैं कि जो मिश्रण है वो है। और ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया 2016 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है। अर्धकुंभ प्रति 6 वर्ष, ठीक है। कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष, नहीं, गलत बात है, ठीक है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष, ठीक है। और महाकुंभ प्रति 144 वर्ष बाद। तो ये तीन सही है, बीच वाला जो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुंभ मेला बेसिकली हर 12 वर्ष बाद लगता है। और अभी जो रिसेंटली 2025 में जो कुंभ मेला हमारा लगा था प्रयागराज में, वो बेसिकली महाकुंभ था, ठीक है, जो कि लगभग 144 वर्ष बाद में ये लगा था, ठीक। और ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 के एग्जाम्स में पूछा गया। तो अर्धकुंभ प्रति 6 वर्ष के अंतराल पे, और कुंभ प्रति 12 वर्ष पे, महाकुंभ 144 वर्ष के अंतराल में, ठीक। और भारत के प्रमुख 4 स्थानों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। पहला प्रयागराज, हरिद्वार जो कि वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है, और नासिक मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन, नहीं, नासिक महाराष्ट्र में है, और उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो ये आपकी हो जाएगी उत्तराखंड की, ठीक है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी उर्दू, और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां की पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपका बेसिकली हो जाएगा माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान में, जो कि अरावली पर्वतमाला जो है वहां पे स्थित है, ठीक है। तो सोलंकी वंश के जो राजा थे, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि माउंट आबू जिला और अरावली पर्वत में ये स्थित है। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थरों से बना मंदिर है। संत कबीर की समाधि स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मगहर, ठीक है। कबीरदास जी की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। मतलब ये बेसिकली कबीरदास जी को अगर हम बात करें तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका इन्होंने कई अपने उस पे विरोध किया था। इसी संदर्भ में कहा जाता है तत्कालीन समय में जिसकी मृत्यु, मतलब ये कहा जाता था जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर नामक जो एक स्थान है, ठीक है, काशी में, मतलब काशी के बगल में एक मगहर नामक स्थान है। तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है उसको नरक मिलता है, मतलब मृत्यु के बाद में आत्मा को। वहीं अगर किसी की मृत्यु काशी में हो जाती है तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो इन कुरीतियों को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गलत बात है। ये सब सामाजिक एक जो कुरीति है उसको सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी को जब लगा कि हाँ अब इनकई जाने का समय आ चुका है, दुनिया छोड़ने का समय आ चुका है, तो अंत समय में ये मगहर नामक जो स्थान है वहीं पे जाके रहने लगे थे, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नर्क। इस वजह से ये अंतिम समय में ये सॉरी मगहर पहुंच गए थे, और मगहर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और वहीं अगर चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में जो हमारे तुलसीदास जी थे, उनका जो जन्म स्थान है वो चित्रकूट है, ठीक है। और वहीं देवी पाटन मंडल और कुशीनगर ये तो इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, या जय हिंद। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, और भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इस चिन्ह का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो लियोनार्डो दा विंसी इस प्रसिद्ध जो कलाकृति थी उसका चित्रकार था, और इस तस्वीर को 1503 से 1506 के बीच में इसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। और ये इटली का रहने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो बिना देखे ही आप बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो ये बेसिकली बाघ हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1993 में लॉन्च किया गया था। वहीं अगर बात की, सॉरी, 1973 में। और इसी समय टाइगर को राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया था। इससे पहले अगर भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, लेकिन टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो वो आपका शेर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब कहाँ
गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय गीत बेसिकली वंदे मातरम है। और इसकी रचना की अगर बात की जाए तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा नवंबर 1876 में इसकी रचना की गई थी। हालांकि आपसे ये ईयर नहीं पूछा जाएगा, बस इनका नाम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका नाम था। ठीक है। और ये बेसिकली कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का 1896 में, वहां पे इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 2011 को ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में ये गाया गया था 1911 में। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय गीत की, तो वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए कलकत्ता 24 जनवरी 1950, ये भी नहीं, इलाहाबाद भी नहीं, दिल्ली नहीं, कलकत्ता ही ऑप्शन था। लेकिन ये 1911 को तो राष्ट्र गान गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को ये राष्ट्रगान का ऑप्शन हो जाएगा। पर राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए तो ये 1896। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़े धर्म की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ईसाई। एक मिनट। सबसे बड़ा धर्म ईसाई, दूसरे नंबर पे इस्लाम, तीसरे नंबर पे फिर आपका हो जाएगा हिंदू धर्म। ठीक है, यहाँ लिखा भी है विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई हो जाएगा, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे नंबर पे आपका इस्लाम हो जाएगा। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरविंदो ने किया। ये अभी यूपी पैट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पैट 2025 में हम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसका अनुवाद किसने किया था? तो श्री अरविंदो ने किया था। और ये राष्ट्रीय गीत बेसिकली ये आनंद मठ में नामक जो पुस्तक है उसमें वंदे मातरम जो है उसका मतलब वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसका अनुवाद अरविंदो ने किया था। और सेम ये क्वेश्चन ये भी पैट में या फिर यूपी के किसी एग्जाम में अभी सीधा सीधा पूछा गया था, और ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है, यूपीपी अभी यूपीएसआई जो 2021 हुआ था उसमें पूछा गया था, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। इससे के अलावा अगर हम बात करें इसको यूपीएसआई एएसआई उसमें भी पूछा गया था 2021 वाले में। ठीक है। अभी अगर बात की जाए 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद में तेलुगु जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम हिंदी, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु। ओके। हाँ, मतलब कि भारत में अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो तेलुगु हो जाएगी। वैसे तो हिंदी के बाद में जो बंगला भाषा है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, वो सबसे ज्यादा है। मतलब एक मिनट, सबसे ज्यादा हिंदी, हिंदी के बाद में बांग्ला, बांग्ला के बाद मराठी और मराठी के बाद में तेलुगु। ठीक है, तो ये क्रम है। मतलब अगर बात करी जाए प्रतिशत के हिसाब से, मान लीजिए 80% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के अलावा फिर अगर बात करें तो लगभग 70% लोग बांग्ला बोलते हैं, 50% मराठी बोलते हैं, 30% तेलुगु बोलते हैं, इस तरीके से। और उसके बाद में जो लगभग मान लीजिए 10% लोग तमिल बोलते हैं। लेकिन विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा जो मंदारिन लैंग्वेज है जो कि चाइना की लैंग्वेज है वो है। उसके बाद में अंग्रेजी है, स्पेनिश है और फिर हिंदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो भारत का मतलब जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें जो महीने स्टार्ट होते हैं वो चैत्र से होते हैं। जैसे कि वैसे अगर हम ग्रे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बात अकॉर्डिंग जाए तो पहला हमारा मंथ हो जाता है जनवरी। वहीं अगर हिंदी कैलेंडर की बात की जाए तो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक, इस तरीके से मंथ होते हैं। नीचे लिखे भी हैं, एक बार हम देख लेते हैं, इस पे नजर मार लेते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला वर्ष चैत होता है और 12 वर्षों के जो है वो क्रम इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है। और फाल्गुन में ही हमारी होली मनाई जाती है।
भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी है जो वर्तमान में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो एरिया है, तट है, इसको ही कोंकण तट बोलते हैं। महाराष्ट्र का या गोवा वाला जो तट है, तो वहीं की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो कोंकणी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन 2001 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, और कथकली बेसिकली कर्नाटक नहीं होगा, ये बेसिकली हमने कई ऊपर भी आपको बोल रखा है, कथकली केरल का जो है नृत्य हो जाएगा। और केरल में यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, नायर जो जनजाति है वो इस नृत्य को करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए? तो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ, ये इटली के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी संबंधित है? तो सितारा देवी बेसिकली हो जाएंगी आपकी, कमेंट करके बताइए, सितारे देवी हो जाएंगी आपकी कथक से। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ओके, एक बात और है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, सितारा देवी को ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको नृत्य साम्राज्ञी कहा था। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि किस भारतीय नर्तकी को या नर्तक को नृत्य सामग्री सॉरी साम्राज्ञी की उपाधि मिली है? तो वो आपकी हो जाएंगी सितारा देवी। और ये उपाधि दी किसने थी? तो नन ओनली द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे तबला से। ठीक है, अल्लाह रखा खां बेसिकली इनका जन्म 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु बेसिकली अभी सन 2000 में हो गई थी। और ये तबला वादक है और सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से एक थे। और कुरैशी अल्लाह रखा खां को संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1977 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोहिनी अट्टम बेसिकली कहाँ का हो जाएगा? मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का, सॉरी केरल का। ओके, अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम आपका हो जाएगा केरल का, केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला आगे क्वेश्चन, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे नृत्य से संबंधित, उदय शंकर नृत्य से। ठीक है, उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, उदयपुर में हुआ, उदयी नाम इनका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहीं तक थे हमारे जो कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के जो क्वेश्चन थे। लगभग हमारे लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस ही बने थे अभी तक के एग्जाम्स में भारतीय संस्कृति से। ठीक है, तो बाकी और जो उत्तर प्रदेश या अन्य संस्कृति का जो पार्ट है, ये इतिहास से संबंधित जो भारतीय संस्कृति थी, ये उसके क्वेश्चन थे। बाकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला हम टॉपिक एक बार देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत चर्चा करेंगे। जितने भी अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। एक बार ये सीरीज खत्म हो जाती है जीएस वाली, उसके बाद में मैं हिंदी का कह सकते हैं कि हिंदी की जो भी अभी तक के यूपी एग्जाम्स में यानी 1991 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए हैं मैं वो करवाऊंगा। हिंदी के बाद में मैं सोच रहा हूँ आपको एक मतलब जनरली पूरा जीएस का पूरा ही मतलब इतिहास का, भूगोल का और ये अर्थव्यवस्था का या मतलब कि पॉलिटी का, ये सारा कुछ मैं मतलब कंटेंट वाइज कोशिश करूंगा सारी सीरीज बनाने की पूरी। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपके एग्जाम का प्रेशर है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये आपको करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये आप एक बार सारा कर लीजिएगा, उसके बाद में वो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए वो तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, उनको बताइएगा, ठीक है, कि पुराने जो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और वो कई बार सेम वही क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। लगभग अगर आप सीधा-सीधा कुछ नहीं, लगभग 40% क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से ही उठ के आते हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए अगर आप ये पूरी सीरीज़ भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके? तो फिलहाल मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा, बाय-बाय, जय हिंद।